आई एम बैक। मैं हूँ मैक इद्रीसी। मैं कहानी सुनाता हूँ। आज मैं एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं अपने घर पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। बस कॉफ़ी पीते पीते ख्याल आया कि चलो फ़ोन तो देख लूँ। तो इतने में फ़ोन आ गया मेरे फ़ोन पे। कोई नया नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया। उधर से एक आवाज़ आई, जानी पहचानी सी आवाज़। वो आवाज़ मुझसे कह रही थी कि रवि, बस मेरी बात सुनना। तुम मुझसे मत बोलना। मैं तुम्हें जो बता रही हूँ सिर्फ ध्यान से सुनो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें याद है तुमने मुझसे बोला था एक बार, जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो तुम मुझे कॉल करना। इसीलिए ये मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। मैंने पता नहीं कैसे कैसे तुम्हारा नंबर मैंने पता नहीं कैसे कैसे लिया है। प्लीज़ तुम मेरी जगह पे आ जाओ। मुझे तुमसे मिलना है। मैं बहुत परेशान हूँ और तुम ही मेरा आखिरी रास्ता हो। मैंने बोला, हाँ बोलो राधिका तुम। आवाज़ चलो दोबारा बोलो, क्या हुआ तुम्हें? राधिका ने बोला, रवि प्लीज़ ऐसा करो, तुम ना गोल चक्कर पे आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी। रवि ने कहा ठीक है, मैं गोल चक्कर पर आ रहा हूँ, कब आना है? राधिका ने बताया, मैं 1 घंटे के बाद गोल चक्कर पे मिलूंगी और इसी नंबर पे फ़ोन करना। रवि ने कहा ठीक है। रवि यानी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ठीक है मैं अभी आता हूँ, कह के मैं गोल चक्कर चला गया। मैंने राधिका से मिला। राधिका ने कहा कि देखो, तुमने मुझसे कहा था मेरी शादी से पहले, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी हर एक बात को मानोगे और मैंने तुम्हारी बात को मानी थी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी मेरे घर वालों की बात मत मानो, मुझसे शादी करो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम मुझे पसंद करते थे, मैं तुम्हें पसंद करती थी। अब तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, मैं वहाँ पे इतनी परेशान घूम रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है ना। मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता है? मैंने कहा राधिका देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुल के बताओ आखिर हुआ क्या। राधिका ने बोला कि तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी हर एक परेशानी को दूर करोगे, तुम मुझसे अलग भी हो जाओगे तब भी तुम मुझसे अलग नहीं होंगे। मैंने पूछा कि तुम राधिका बताओ तो, कुछ तो बताओ, पहले मत पूछाओ, सिर्फ सीधे सीधे बात बताओ, हुआ क्या है? राधिका ने बताया कि मेरा आदमी है, वो मुझे बहुत मारता है, हाथ पैर बांध के खूब मारता है, मन भर के मारता है। मैं तुम्हें यहाँ पे गोल चक्कर पे सबके सामने मैं तुम्हें अपने निशान नहीं दिखा सकती। तुमने अगर मेरे निशान देखे ना तो पूरे नील पड़े हुए मेरी पीठ पे, मेरे हर एक बदन पे। तुम इतना देखो, मेरे हाथ देखो कैसे रस्सी के बंधे हुए के निशान है, सिर्फ इसीलिए कि मेरे हाथ में ना मुझे हाथ बांध देते, मेरे पैर बांध देते और मुझे खूब मारते। मैंने पूछा क्यों मारते हैं भाई, ऐसा वजह क्या हुआ कि तुम्हें मारने लगे? राधिका ने बताया, वो उनके जो दोस्त है ना, पहली बात तो वो इतने अमीर तो है ही, उनके पास खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन वो काम करने भी नहीं जाते हैं कहीं, क्योंकि पैसा उनके पास इतना है, काम करने नहीं जाते हैं। पर मुझे कोई पैसा नहीं देते। अरे भाई, मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है। वो जाते हैं, दारू वारू पीते हैं और खूब मारते हैं। उनसे ज्यादा झेलती नहीं है, क्या होता है पता नहीं मुझे, लेकिन वो डेली का काम हो गया है। पहले तो एक आधी बार मारा, मैंने बात छुपा दी। मैंने उनकी मम्मी पापा से, यानी अपनी सास ससुर से मैंने कभी बताया ही नहीं। मैंने सोचा चलो 1-2 दिन की बात है। छोटी छोटी बातों को लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे खूब मारते हैं।
मुझे आजकल तो आदत सी हो गई है पिटने की। इसलिए नहीं कि मैं पिटना चाहती हूँ, वो इसलिए कि वो मारना चाहते हैं। बस कुछ भी बात हो जाए बस मारते पीटते रहते हैं। मैं चाहती हूँ, मैंने पूछा तुम चाहती क्या हो आखिर? राधिका ने बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा आदमी मुझे ना मारे। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, हमारी शादी को 5 साल हो गए, तुम्हें तो पता है। लेकिन उन 5 सालों के अंदर हमारे पास 2 बच्चे हैं और वो ना मारते हैं पीटते हैं मुझे। मेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं करते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। बच्चों को सब गाली वाली सिखाते हैं, मुझे उल्टे ही धकेलवाते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने कहा कि जाओ, तुमने अपनी बहन से नहीं बोला कि तुम्हारे घर वाले, मतलब तुम्हारे जो आदमी है वो तुम्हें मारते पीटते? अपने बहन से बोलो, वो तुमसे कहेंगे, वो उनसे बताएंगे, उन्हें समझाएंगे बुझाएंगे, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगे। कहा कि वो दोनों बहनें तो अपने अपने घर में खुश हैं और वो कुछ बोलते ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई, अब हम क्या बोले, तुम्हारे घर की बात है। मैंने कहा तो अपने मम्मी पापा से बोलो। तो उसने कहा, तो राधिका ने बोला कि मेरे मम्मी पापा तो दोनों ही स्वर्गवास हो गया उनका, अब वो तो दोनों दुनिया में नहीं रहे। मैं बताऊँ किससे बोलूँ? भाई मेरा कोई है नहीं जिससे मैं कुछ कहूँ। और मैंने तुमसे भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे। तुमने मुझसे वादा किया था एक दिन, जब मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे शादी कर लो, और मेरे घर वालों ने, मेरी बहनों ने तुमसे कहा था कि तुम, मतलब उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोला था। वो कह रही थी कि तुम अपने घर वालों को राजी कर लो। मैंने कहा ठीक है, तुम सारी बातों खत्म करो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सोचूंगा, जब बताऊंगा मैं क्या करूंगा क्या नहीं। ठीक है? और कोई दिक्कत परेशानी हो मारे तो मेरे पास फ़ोन करना, लेकिन 2 दिन के बाद मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास। कुछ ना कुछ फैसला करूँगा तुम्हारा, कुछ ना कुछ सोचूंगा। और विश्वास रखना कि तुम्हारी ज़िंदगी को ठीक ठाक मैं बना के छोड़ूंगा। राधिका मेरी बात सुन के चली गई और मैं चुपचाप चले आया अपने घर। और मैं सोच में पड़ गया और मुझे याद आने लगा वो पुराना वाला दिन, वो पुरानी वाली साल, जब हम लोग इस साथ में स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाया करती थी स्कूल का। हम लोग साथ में स्कूल जाया करते थे। हम दोनों में प्यार कब हो गया पता ही नहीं चला। ये सारी बातें राधिका ने अपने घर वालों से सबको बता दिया। सब के सब घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था, उसके मम्मी पापा भी कोई एतराज़ नहीं था, बहनों कोई एतराज़ नहीं था। सब लोग चाहते थे कि मुझसे शादी हो उसकी। उन लोगों ने मुझसे कहा भी कि जाओ अपने घर वालों से बात करो ना, तुम्हारी शादी हम अपनी बहन से शादी करवा देंगे तुम्हारी। मैंने अपने घर वालों से बात भी की, मेरे घर वाले नहीं माने। और मैंने कहा कि मेरे घर वाले माने ना माने, मगर मुझे तो करनी है। मैंने लड़की वालों से बोला, तो लड़की वालों ने कहा कि नहीं, हमारे ख़ानदान में उसूल रहा है कि हम कभी भी अपनी वजह से दूसरे के घर में लड़ाई नहीं करवा सकते हैं। हम खुद तो लड़ते ही नहीं है, मगर दूसरे के घर में हमारी वजह से लड़ाई हो, ये हम होने नहीं देंगे। यानी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, और अगर नहीं माने तो हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करवा सकते। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, अगर तुमने इस लड़की की शादी यानी राधिका की शादी किसी और से कर दी, उनके घर में लड़ाई होने लगी तो तुम क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि उसके घर वालों ने बोला, राधिका के घर वालों ने बोला कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम ना हर एक परेशानी को दूर कर देंगे, समझे जी? और उनके घर में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। यानी हम पैसों से सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं और लड़ाई झगड़ों को सबको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए या तो तुम अपने घर वालों को मनाओ, और नहीं माने तो तुम फिर राधिका को भूल जाओ। इसीलिए मैंने उसके घर वालों से भी बोल दिया था
कि अगर राधिका को किसी को भी कुछ भी दिक्कत हुई ना, परेशानी हुई ना, मैं तुम लोगों से लड़ूंगा, समझे जी। वो सारे का सारा ना मैं तुमसे बदला लूंगा अगर राधिका को कुछ भी हुआ तो। वो सारी बात मुझे याद आने लगी। अब राधिका इतनी परेशान है, मुझे याद आई कि उनकी बहन ने उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रही थी, हमारे पास इतना पैसा है, हम खुशियों को खरीद सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी बहन से जाकर शिकायत करो, वो लोग अपने घर में खुशी क्यों बना रहे हैं, जब उनकी एक बहन यानी राधिका इतनी परेशान घूम रही है, इतने उसके बदन पे इतने मतलब निशान बने हुए हैं। तो क्यों ना उसकी बहन से बात की जाए। तो मैं चला गया उसकी बहन के पास उनसे शिकायत करने। मुझे पता चला वो सारी बहनों ने भी बोला कि अरे अब क्या कर सकते हैं जब उनका घर है। उनकी बहनों ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, हमने 1-2 बार समझाया भी लेकिन उनके समझ में नहीं आती, तो हम क्या करें, अब उसकी किस्मत ही ऐसी है बेकार, क्या कर सकते हैं। मुझे गुस्सा आ गया उनके पास सुन के। मैं उन्हें याद दिलाया कि तुम लोगों ने तो कहा था कि हम खुशियों को खरीद सकते हैं, इतना पैसा है तुम्हारे पास, कहाँ गया वो पैसा तुम्हारे पास। अरे तुमने मेरी बात सुनी होती तो मेरे पास वो खुशी से रह रही होती। मेरे अगर माँ बाप नहीं माने थे तो क्या हुआ, मैं तो माना हुआ था उस दिन शादी करने के लिए, हैं। तुमने मुझसे शादी नहीं करी, लेकिन आज उसकी जिंदगी में इतने गम भर रखे हैं तुम्हारी वजह से। अब उसका कौन भुगतान करेगा मुझे बताओ। मैं गुस्से में बोला ही जा रहा था, पर उसकी बहनें दोनों चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा कि तुम्हारे कुछ बस की नहीं है, तुम मुझे बता दो, मैं साले को जान से मार दूंगा। मैं गुस्से में अपने घर चला गया। अब मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। अब राधिका का फोन भी आ गया अगले दिन। कहा कि बताओ मैं क्या करूं, आज भी मुझे बहुत मारा है। मैंने कहा कि जाओ ऐसा करो, पुलिस वाले के पास फोन करो, पुलिस वाले के पास जाओ और रिपोर्ट लिखवा लो, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर मुझे बताना। बस फिर क्या हुआ, राधिका ने रिपोर्ट भी लिखवा दी अपने आदमी के नाम कि मेरा आदमी मारता है पीटता है, उसे समझा दो बस। पुलिस वाले आए, समझा के फिर से चले गए। इस बात पे फिर से उसके आदमी ने राधिका को खूब मारा, साली मेरी रिपोर्ट करवाएगी तू, इसीलिए मारा, खूब मारा। इसीलिए राधिका डरने लगी और पुलिस वालों से भी बात नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने मेरे पास फिर से फोन किया और मुझे बताया कि मैंने पुलिस वालों से कहा था, इसीलिए पुलिस वालों की वजह से ही उन्होंने मुझे खूब मारा और तो और ज़्यादा मारा। अब मैं क्या करूं, मैं पुलिस वालों से भी नहीं कह सकती हूँ। अब मैंने सोचा कि जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। तो मैंने राधिका को कहा कि राधिका तुम उस घर को छोड़ दो कुछ दिन के लिए, बस उसके तुम्हारे आदमी को समझाने के लिए उसी के जैसा बनना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा आदमी जरूर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ऐसा कुछ करूँगा, आ जाओ तुम। मैंने उसे अपने पास बुलाया और मैंने उसे समझाया कि ऐसा करो, देखो वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, उनकी चारों तरफ इज्जत होती होगी, तो इसीलिए वो अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसा कोई बदतमीजी वाला काम करो, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम कुछ काम करने लग जाओ, ऐसा काम जहाँ पे लोग बाग देखें, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारी बातें तुम्हारे परिवार तक जाएगी, तुम्हारे ससुराल तक जाएगी, उसकी वजह से वो परेशान हो जाएंगे, उस इज्जत को बचाने के लिए वो तुम्हें अपने घर में बुलाएंगे और तुमसे वो सारे काम करेंगे वो जो तुम चाहती हो। इसीलिए उसने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं करूँ, मुझे तो ऐसा कुछ काम भी नहीं आता। तो मैंने कहा ऐसा करो, मैं तुम्हें एक गाड़ी निकाल के देता हूँ, तुम उस गाड़ी को चलाओ। अगर तुम उस गाड़ी को चलाओगे तो लोग वाग आएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास सवारी बन के बैठेंगे और वो जाएंगे। कोई पूछेगा, कोई देखेगा, कोई जानने वाला मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि यार इसकी बहू तो ये गाड़ियाँ चला रही है और इतने अमीर होके इनकी बहू गाड़ियाँ चला रही है। तो इसीलिए वो जाके शिकायत करेंगे और शिकायत करेंगे तो उन्हें अपने पास बुलाना पड़ेगा और तुम्हारी सारी डिमांड को माननी पड़ेगी। बस ऐसा ही हुआ, मैंने उन्हें गाड़ी भी दे दी। अब वो गाड़ी चलाने लगी और फिर कुछ रिश्तेदार भी मिले, उन रिश्तेदारों तक बात पहुंची और वहाँ घूम फिर के उनके ससुराल तक भी बात पहुंच गई और जैसे प्लानिंग के हिसाब से बातें हुई थी बस वैसा ही हो गया। और वो सारी बात उनके ससुराल तक पहुंची। ससुराल वालों ने कहा कि बेटा
अब तुम वापस चले आओ, अब हमारे साथ रुको। अब हमारा बेटा तुम्हें अगर कुछ भी कहेगा तुम उसके लिए हम खड़े हैं। हम साले की जान ले लेंगे मगर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम हमारे साथ रहोगी और ज़िंदगी भर हमारे साथ रहोगी और बच्चों को भी साथ में लेकर आओ। उसके बाद राधिका अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। और जब उसका आदमी आता था तो आदमी को कह दिया उन्होंने कि अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो तेरी सहमत नहीं है। तब से उसका आदमी भी ठीक ठाक हो गया, उसने कभी भी नहीं मारा और सारे काम ठीक ठाक होने लगे और राधिका की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ और बाहर आ गई। बस ये है आज की कहानी। ओके, मिलते हैं और कभी और किसी कहानी में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।